हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ। और मैं हूं एडवोकेट रोहित अग्रवाल। हमने पिछले वीडियो सेशन में सेक्शन 2 तक समझा था और अब हम इस वीडियो सेशन में सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 5 तक समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। सब सेक्शन 1 इन दिस कोड। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस कोड में कहीं भी, आगे क्लॉज ये बता रहा है कि अगर इस कोड में कहीं भी मैजिस्ट्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है, और आगे सब क्लॉज 1 में बोला जा रहा है अगर ये मैजिस्ट्रेट शब्द अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर के किसी एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो इस मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा। और अगर ये मैजिस्ट्रेट शब्द यहाँ सब क्लॉज 2 के अनुसार अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो फिर उस मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा। क्लॉज बी में बोला जा रहा है अगर इस कोड में कहीं भी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वर्ड यूज़ किया गया है और अगर ये वर्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया के किसी भी बाहर के एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो इस मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास समझा जाएगा। और अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वर्ड अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो फिर ऐसे मैजिस्ट्रेट को केवल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नाम से ही जाना जाएगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों को नोट करने की है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में कभी भी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं आता है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट केवल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता है। क्लॉज सी में बोला जा रहा है अगर इस कोड में कहीं भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वर्ड का यूज़ किया गया है, आगे सब क्लॉज 1 में बोला जा रहा है कि अगर ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वर्ड किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो फिर ऐसे मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा। आगे सब क्लॉज 2 में बोला जा रहा है अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये जो वर्ड है अगर ये वर्ड किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर के किसी एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो फिर ऐसे मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहा जाएगा जो उस एरिया में अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता हो। क्लॉज डी में बोला जा रहा है इस कोड में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्ड अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए यूज़ किया गया है तो ऐसे मैजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समझा जाएगा जो उस एरिया में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। सब सेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और जहाँ भी इस कोड में कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में यूज़ किया गया है तब ऐसे कोर्ट को कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सब सेक्शन 3 में बोला जा रहा है कि इस कोर्ट के कमेंसमेंट से पहले जो एनेक्टमेंट फोर्स में था, अब आप लोग को पता होगा कि इस कोर्ट के आने से पहले 1898 का एनेक्टमेंट फोर्स में था, तो उस एनेक्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे सब क्लॉज ए में लिखा है कि जो प्रीवियस एनेक्टमेंट था 1898 का, उस एनेक्टमेंट में जहाँ भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वर्ड यूज़ किया गया है वो अब न्यू एनेक्टमेंट में यानी 1973 के एनेक्टमेंट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहलाएगा। क्लॉज बी में बोला जा रहा है कि प्रीवियस एनेक्टमेंट में जहाँ भी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास के बारे में कहा गया है, अब नया एनेक्टमेंट आने के बाद यानी 1973 के एनेक्टमेंट के बाद उन मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कहा जाएगा। क्लॉज सी में बोला जा रहा है कि प्रीवियस एनेक्टमेंट में जहाँ भी प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है उन्हें इस न्यू एनेक्टमेंट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। क्लॉज डी में कहा गया है कि कोई एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूडेड है और
उस एरिया के बारे में प्रीवियस एनेक्टमेंट में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का जुरिस्डिक्शन बताया गया है, तो अब नया एनेक्टमेंट आने के बाद उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा और उस एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होगा। सब सेक्शन 4 में बताया जा रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट इस कोड से भिन्न किसी और लॉ के अधीन कार्य कर रहा है और वो कार्य ऐसे मामले से संबंधित है, आगे क्लॉज ए बता रहा है, जिसमें सबूतों या कहें तो साक्ष्यों का अधिमूल्यन अथवा उसका परीक्षण करना है, या जिसमें ऐसा डिसीजन देना है जिससे किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सके या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके, या इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के पेंडिंग रहने के दौरान किसी व्यक्ति को कस्टडी में डिटेन करके रखा जा सके, या एक्यूज्ड को कोर्ट में ट्रायल के लिए हाजिर कराया जा सके। ये सारे कार्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। क्लॉज बी में बोला जा रहा है कि जो कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर के होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रांटिंग, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ अ लाइसेंस, या फिर ऐसे कार्य जिनमें प्रोसिक्यूशन को मंजूरी देना हो या प्रोसिक्यूशन वापस लेना हो, तो ये सारे कार्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज, यानी कि आईपीसी या दूसरे लॉ में जो भी ऑफेंसेस बनाए गए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का जो पूरा प्रोसीजर है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ये बात यहाँ सेक्शन 4 में एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले तो सब सेक्शन 1 में ये बात क्लियर कर दी गई है कि आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो इस कोड यानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सब सेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑफेंस किसी और लॉ में लिखा हुआ है और उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल का प्रोसीजर उसी लॉ में लिखा है, तब उसका प्रोसीजर उसी लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे लॉ में केवल आधा ही प्रोसीजर लिखा है, तब ऐसी स्थिति में बाकी बचा आधा प्रोसीजर इस कोड यानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चल सकता है। सेक्शन 5 सेविंग्स, इसमें बताया गया है कि अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉ बनाया गया है या फिर कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है, तब सीआरपीसी उस लॉ के ऊपर ओवरराइड नहीं करेगा, यानी कि उस लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर चलेगा।